नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने बयान में भाजपा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि ब्रजेश पाठक को बाटी चोखा जैसे पारंपरिक भोजन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें 3 प्रतिमाओं की तरह चुपचाप खड़ा रहना पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ब्रजेश पाठक को शंकराचार्य से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके व्यवहार और बयानों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि डिप्टी सीएम पर लगातार दबाव रहता है और उन्हें डांट भी पड़ती रहती है, इस वजह से वो खुलकर सच नहीं बोल पाते हैं। अखिलेश यादव का कहना था कि अगर कोई शंकराचार्य के पास जाकर सम्मान प्रकट करता है तो भाजपा में उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा हालात में लोगों की भलाई और सुरक्षा तभी संभव है जब भाजपा सत्ता से बाहर जाएगी। अखिलेश यादव ने अपने बयान में यह भी जोर दिया कि शंकराचार्य सहित सभी साधु संतों का सम्मान होना चाहिए और उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने भाजपा की कार्यशैली की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी की स्थिति इतनी गिर चुकी है कि वो अब गोमती नदी से भी ज्यादा गंदी हो गई है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और बयान को लेकर चर्चाएं जारी है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कारोबारियों को जब बढ़ा रहे हैं तो अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ता चला जा रहा है। हमारा किसान जिसको आय मिलनी चाहिए अपनी पैदावार की, वो सरकार नहीं दे पा रही है और पूंजीवादियों के लिए सब योजना, नियम, कार्यक्रम बन रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी आंदोलन आज भी जो जनेश्वर मिश्र जी ने दिया, नेताजी ने दिया और तमाम हमारे समाजवादी नेताओं ने दिया, उस आंदोलन को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम अपने नेता को याद कर रहे हैं जिन्होंने जीवन भर किसान, गरीब, नौजवानों के सम्मान कैसे पाए उस दिशा में काम किया। इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि यह धर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कारोबारियों को जब बढ़ा रहे हैं। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने अपने बयान में साफ कहा कि पार्टी को AIMIM की किसी भी तरह से जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि AIMIM के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर न तो कोई बातचीत हुई है और न ही किसी तरह के गठबंधन पर विचार किया गया है। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि वो हमेशा अपने दम पर चुनाव लड़कर सरकार बनाती आई है और आगे भी उसी रास्ते पर चलेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा संतों का सम्मान नहीं करती और न ही संविधान के मूल्यों को मानती है। उनका कहना था कि जब भाजपा संतों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है तो लोग उसके विरोध में खड़े होंगे। उनके साथ उसका रवैया कैसा होगा, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। अंत में शिवपाल यादव ने समाजवादी विचारधारा के वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र को याद करते हुए कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई और पार्टी उन्हें नमन करती है। नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में है नहीं, न कोई बातचीत है, कुछ भी नहीं, ये तो अफवाहें हैं। तो अगर आएंगे, कोई जरूरत है आप लोग को MIM की? जरूरत है आप लोग को MIM की या आपको? नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो रोकेंगे कैसे सर आप? समाजवादी पार्टी को कोई जरूरत नहीं है और समाजवादी पार्टी ने, आपने तो देखा ही है, जब जब सरकार में आई है अपने बल पे आई है, अपने ही बल पर फिर आएंगे। नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में है नहीं, न कोई।
वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से जुड़ी खबर में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को लेकर बड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि मनरेगा को बचाने और इसके महत्व को ग्रामीण जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी गांव-गांव चौपाल लगाएगी। इन चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों को बताया जाएगा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि गरीबों और मजदूरों का कानूनी अधिकार है, जिससे उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। मनरेगा बचाओ अभियान के प्रभारी अमित जायसवाल ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की रीढ़ है और इसे कमजोर करने का कोई भी प्रयास गरीब तबके के हितों के खिलाफ है। वहीं जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार नाम बदलने में तो बहुत तेज है, लेकिन अगर वही तेजी विकास कार्यों में दिखाई जाए तो जनता के लिए ये कहीं ज्यादा अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा और ग्रामीण अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। वहीं कौशाम्बी के थाना पश्चिम शरीरा क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आ रहा है, जहां शाम ढलते ही अवैध मिट्टी खनन का कारोबार खुलेआम शुरू हो जाता है। आरोप है कि दिन के समय भले ही शांति दिखाई दे, लेकिन रात होते ही जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर सक्रिय हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई की जाती है। तो इस पूरे मामले में एक ऑडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें पुलिस को पैसे देकर अवैध खनन कराने की बात कही जा रही है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद क्षेत्र में भ्रष्टाचार और गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही, केवल कार्रवाई के दावे ही किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि थाना पश्चिम शरीरा और उसके आसपास के गांव में कृषि भूमि, बंजर जमीन और अन्य स्थानों से बेधड़क मिट्टी निकाली जा रही है। मिट्टी से लदे ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और डंपर बिना किसी डर के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण रास्ते बुरी तरह से टूट चुके हैं और हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। वायरल ऑडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि रोजाना हजारों रुपए एक कारखास सिपाही को दिए जाते हैं, जिसके बाद खनन माफियाओं को पूरी छूट मिल जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, खेतों की उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो रही है और आने वाले बरसात के मौसम में जल भराव और कटान की समस्या और गंभीर हो सकती है। लोगों का कहना यह भी है कि इस तरह की गतिविधियां कौशाम्बी पुलिस और पुलिस अधीक्षक की ईमानदार छवि को धूमिल करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कौशाम्बी से पूरा मामला सामने आया है। हेलो। हाँ जी। जी सर, मैं डेली 24 भारत से बात कर रहा हूं। बताइए सर, कौशाम्बी से एक मामला निकलकर लगातार सामने आ रहा है और वो मामला है अवैध खनन का। लगातार ये शिकायत की जा रही है कि अवैध खनन जोरों पर है और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या वजह है सर इसके पीछे? अवैध खनन किस चीज की? मिट्टी की अवैध खनन हो रही है सर। नहीं, शिकायत प्राप्त हुई है ट्विटर के माध्यम से जी। उसकी जांच हमको मिली है। मैं जांच रिपोर्ट ले रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ इसकी कि कहाँ से खनन हो रहा था, क्या हो रहा है, उसकी हम बारीकी से जांच करके फिर रिपोर्ट देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। जनेश्वर पांडे जी से मेरी बात हो रही है। हाँ जी। जी पांडे साहब, आपकी जो छवि है वो लोगों के बीच में एक ईमानदार छवि के रूप में इसको देखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है उससे कहीं ना कहीं इस छवि के भी धूमिल होने की खबरें आ रही है। देखिए सुनिए, हाँ। दृष्टया तो ये बिल्कुल प्रायोजित लग रहा है मुझे, और लेकिन जो सीबीआई जिसमें जो आवाज आ रही है मुझे, जो सुनाई पड़ा है उसमें जी, वो उसकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। मैं जांच कर ले रहा हूँ और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा पांडे जी, एक ऑडियो भी लगातार वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की मिलीभगत भी निकलकर सामने आ रही है। हाँ, उसी ऑडियो में उसी बात में कर रहा हूँ। हाँ, उसी ऑडियो की बात कर रहा हूँ मैं। उस ऑडियो को भी मैं जो है सुना हूँ जी, और उसकी भूमिका संदिग्ध है, इसकी मैं इसके साथ कार्रवाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो यानी कि निश्चित तौर पर कार्रवाई यहाँ पर होगी और हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्द से जल्द अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल। चलिए, तो ज्ञानेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीओ हैं कौशाम्बी के, और उनका साफ तौर पर यह आश्वासन है, उनका ये कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान यहाँ पर ले लिया है और अब जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई यहाँ पर होगी। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है, क्योंकि ग्रामीणों का लगातार ये आरोप है कि काफ़ी लंबे समय से वो इस पूरे मामले की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। इंटरनेट पर एक ऑडियो लगातार वायरल भी हो रहा है जिसमें पुलिस की मिलीभगत भी सामने आ रही है। अब ऐसे में ज्ञानेश्वर पांडे जी जो कि क्षेत्राधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, क्या कुछ इस पूरे मामले में हो निकलकर सामने आता है। डेली 24 भारत लगातार इस खबर पर संज्ञान बनाए हुए है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल रात होते ही मशीनें और ट्रैक्टर सक्रिय हो जाते हैं, जेसीबी से अवैध मिट्टी की खनन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ग्रामीणों में खासा रोष भी इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अमेठी में अधिवक्ताओं की महापंचायत को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल दिखाई दी तो महापंचायत के डर से तहसील परिसर के कई महत्वपूर्ण कार्यालय बंद नजर आए। अमेठी तहसील में एसडीएम कार्यालय, एसडीएम स्टेनो कार्यालय, तहसीलदार के स्टेनो कार्यालय और तहसीलदार न्यायालय के दरवाजों पर ताले लगे रहे। कार्यालय बंद होने से पूरा तहसील परिसर सुनसान दिखाई दिया और सामान्य कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता एसडीएम की कार्यशैली से नाराज हैं। इसी नाराजगी के चलते आज महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत को लेकर अधिकारियों ने एहतियातन अपने कार्यालय बंद रखे, जिससे तहसील में काम से पहुंचे फरियादियों को भारी निराशा का सामना करना पड़ा। अपनी शिकायतें और ज़रूरी कार्य लेकर आए लोग दिन भर इधर उधर भटकते नजर आए, लेकिन कार्यालयों में ताले लटके होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। इस स्थिति ने आम जनता की परेशानियों को और बढ़ा दिया और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। नए अधिकारियों का कार्यालय हमेशा बंद रहता है। एसडीएम अभिनव कनौजिया इतना भ्रष्ट है कि उसके नीचे भी जितने कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी सब उसी का अनुकरण कर रहे हैं, तो ये हमेशा बंद रहता है। वो अधिकारी हमेशा परेशान रहते, जनता हमेशा परेशान रहती है और पूरी तरह से लूट खसोट मचाए हुए हैं, लेखपाल से लेके एसडीएम तक। यहाँ तक कि इनका एक लेखपाल है अरुण दोहरे, उसने सिठौली गांव में वो तैनात था, उसने अपनी पत्नी के नाम बैनामा वहाँ एक विवाद करा करके अपनी पत्नी के नाम बैनामा लिखवा लिया है। उसकी डाटा संख्या 1 है। आज दोनों कार्यालय एसडीएम का हो या तहसीलदार का हो कार्य बंद है, इस पे क्या कहना है? आज ही नहीं, हमेशा बंद रहते हैं। जिसकी जो मर्जी हो अपना करे, अंधेर न करी, चौपट राजा वाली कहावत है। यहाँ एसडीएम भी पूरी तरह से जो है पूरा अंधेर मचाए हुए है, रिश्वतखोरी पूरी तरह मशगूल है, चाहे जब आवे चाहे जब ना आवे, हमेशा ये बंद रहता है। हम लोगों को कोई दबाव नहीं, कोई टेरर नहीं है। हम लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज आप लोगों तक या जिला प्रशासन तक या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। उधर अमेठी की तहसील मुसाफिर खाना में अधिवक्ताओं की महापंचायत के दौरान माहौल पूरी तरह से गरमाया रहा। इस महापंचायत में बाराबंकी जिले से सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं का एक बड़ा जत्था अमेठी पहुंचा और बाराबंकी से आए अधिवक्ताओं ने स्थानीय अधिवक्ताओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी कार्यशैली को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की। नारेबाजी के दौरान अधिवक्ताओं का कहना था कि एसडीएम का रवैया न तो अधिवक्ता समुदाय के प्रति सम्मानजनक है और न ही न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप। इसी आक्रोश के चलते तहसील मुसाफिरखाना परिसर में आयोजित महापंचायत में हजारों की संख्या में अधिवक्ता पहुंच गए। बड़ी तादाद में अधिवक्ताओं की मौजूदगी से तहसील परिसर पूरी तरह अधिवक्ता आंदोलन का केंद्र बन गया और प्रशासन पर दबाव बढ़ता नजर आया। उधर अमेठी जनपद में सच्ची श्रद्धा की एक अनोखी और प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिलती है, जो ये साबित करती है कि आस्था बड़े साधनों की नहीं बल्कि सच्चे मन की मोहताज होती है। राम मंदिर निर्माण के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमेठी के एक बुजुर्ग भक्त रामचंद्र की भक्ति कथा क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। गोमती नदी के किनारे बसे निजामुद्दीन पुर गांव में रहने वाले रामचंद्र पिछले 27 वर्षों से निरंतर सीताराम नाम लिखते आ रहे हैं। अब तक वो 60 लाख से अधिक बार सीताराम लिख चुके हैं, जो अपने आप में अद्भुत आस्था और संकल्प का उदाहरण है। रामचंद्र रोजमर्रा की खेती बाड़ी और गृहस्थी के सभी काम निपटाने के बाद समय निकालकर सीताराम नाम लेखन में लीन हो जाते हैं। वो हर वर्ष औसतन 2,21,000 बार सीताराम लिखते हैं। उनकी श्रद्धा का ये क्रम केवल लेखन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन वो अयोध्या जाकर सरयू नदी में सीताराम लिखी हुई अपनी कॉपियां अर्पित करते हैं। उनकी ये साधना अब पूरे क्षेत्र में आस्था का विषय बन चुकी है और लोग उन्हें सच्ची श्रद्धा का जीवंत उदाहरण मानते हैं। रामचंद्र की ये कहानी ये संदेश देती है कि सच्ची भक्ति निरंतरता, विश्वास और समर्पण से जन्म लेती है, ना कि दिखावे या साधनों से। रामचंद्र यादव है भैया। कितने वर्ष से सीताराम लिख चुके हैं? मैं लगभग 27 वर्ष हो गया। मैं पति पत्नी था तब इससे लिख रहा हूँ। बहुत। कितने लाख लिख चुके? लगभग 60 लाख लिख सका। 1 करोड़ का मेरा वो है कि मैं अपने जीवन में 1 करोड़ लिख डालूंगा। क्या आस्थाएं हैं इससे आपकी? हमारी मन को एकदम शांति मिलती है। मैं 3-3, 4-4 घंटा नहीं किसी से पूछ सकती हूँ। तुम यहाँ टोला मोहल्ला में पूछ लो। मैं ये राजनीति में नहीं रहता। अपने आया घर पे सुरक्षित बैठ के अपना प्रभु का भजन, खाना आया खा लिया, पानी आया पी लिया, बस। क्या संदेश देना चाहते हैं और लोगों को? संदेश यही देना चाहता हूँ, भक्ति का मार्ग बहुत अच्छा है, इसमें आ जाओ, ज्यादा नहीं। उधर अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये दिन देश के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जा रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी, जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को एक नई ऊर्जा दी। इस ऐतिहासिक अवसर के बाद अब तक लगभग 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं, जिससे ये स्थल आस्था और विश्वास का विश्वव्यापी केंद्र बन गया है। करीब
1680 करोड़ रुपए की लागत से भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य निरंतर प्रगति पर है और मंदिर की भव्यता हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ था और पूरे देश में उत्सव का माहौल देखने को मिला था। यह ऐतिहासिक क्षण माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसने भारत की संस्कृति और धार्मिक विरासत को नई पहचान दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह दूसरा वर्ष न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि देश की संस्कृति, एकता और ऐतिहासिक चेतना का भी सशक्त उदाहरण बन चुका है। श्री राम अयोध्या राम की पावन नगरी में श्री प्रधानमंत्री जी के कमकलवनों से उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तब से लेकर के आज तक तीसरा साल है। राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। लाखों की संख्या में राम भक्त लोग अयोध्या आ रहे हैं, श्री रामलला जी का दर्शन कर रहे हैं, अपने अपने जीवन को धन बना रहे हैं। लाखों की संख्या में अयोध्या में राम भक्त लोग शुरू से ही आ रहे हैं, तब से कम नहीं हुआ है। और उसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा पूरा अयोध्या में व्यवस्था है। ट्रस्ट के द्वारा सभी राम भक्तों को सुरक्षा से पूर्व राम मंदिर का 10 बजे रात तक दर्शन होता है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब से अयोध्या में उनका आना जाना शुरू हुआ, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से अयोध्या का कायाकल्प हुआ। चारों तरफ अयोध्या में जगमग हो रहा है। चारों तरफ अयोध्या का वातावरण जो दूषित था उसको भी पूरा किए, चारों तरफ जो रोड था उसको भी सही कराए और अयोध्या का रामपथ से लेकर के चौधरी चरण घाट तक भी सबका जीवन उद्धार हुआ। और सभी तरफ से राम भक्त लोग जो आ रहे हैं, सभी खुश होकर के अयोध्या स्नान दर्शन करके अपने अपने जीवन को धन बना रहे हैं। गुरुजी, आप तो अयोध्या रहे हैं और जब से प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है तब से अयोध्या का कायाकल्प भी बदल गई है। क्या कहेंगे इस पल को और कैसे नजरिए से देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी जब से राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा में जो शामिल हुए, उद्घाटन जब से हुआ, तब से अयोध्या में राम भक्तों का कमी नहीं है। अयोध्या के व्यापारी लोग, अयोध्या के पुरोहित समाज, अयोध्या के सभी संत महात्मा लोग सब खुश हैं, क्योंकि राम भक्तों को आना जाना डेली लगा रहता है। लाखों की संख्या में राम भक्तों का अयोध्या आ रहे हैं और उनको देखते हुए सभी तरफ से अयोध्या में व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। बदनाम श्री लड्डू गोपाल धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष प्रदीप महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सौभाग्य की बात है, 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रखा गया था और विश्व के हिंदू अयोध्या पधारे थे। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त पे पधारे थे। तो आज जो है यह पुनः पूरा हो गया है। आज के दिन अयोध्या पूर्ण रूप से सजी हुई है। जगह जगह जो है क्षेत्र भी चल रहे हैं। राम दरबार भी इस बार बन करके तैयार हो चुका है। तो अयोध्या में सभी श्रद्धालु पधार करके रामलला जी का दर्शन करें और उसी के साथ साथ भव्य मंदिर निर्माण के दर्शन करें, जिसमें भगवान राम जी अपने महलों में बैठे हुए हैं। वह जो है वर्णन नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से भव्य रूप से भगवान अपने महल में विराजमान है। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। सनातनी सभी अयोध्या पधार करके रामलला जी का दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य करें। राजेश महाराज अयोध्या राम। उधर कानपुर में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता नजर आ रहा है। इस कड़ी में नौबस्ता थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान तेज बहादुर सोनकर और भीम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा, चरस, भूरा पाउडर के साथ साथ 1,06,000 रुपए नगद, 2 डिजिटल तराजू और एक कार भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार बरामद किए गए मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है, जिससे यह साफ होता है कि आरोपी बड़े स्तर पर नशे के कारोबार में शामिल था। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि कानपुर पुलिस मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार सघन अभियान चला रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। वहीं कुशीनगर से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां स्कूली छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। ये पूरी घटना कसाया नगर में हुई। बताया जा रहा है कि एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के बीच पहले स्कूल परिसर के अंदर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो बाद में विवाद में बदल गई। छुट्टी के समय जैसे ही छात्र स्कूल से बाहर निकले, दोनों गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। छात्रों के बीच हुई इस मारपीट को देखकर आसपास मौजूद लोग दंग रह गए। घटना के समय छात्राओं की भी मौजूदगी थी, जिसके चलते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मारपीट का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है और स्कूलों में छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों में चिंता देखी जा रही है। इस घटना ने स्कूल में अनुशासन और छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
उधर लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में बाघ के आतंक से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ये मामला पलिया के अंतर्गत आने वाले दुधवा वन रेंज के ग्राम देवीपुर का है, जहां खेत में काम कर रहे एक मजदूर का 4 वर्षीय मासूम बच्चा बाघ का शिकार हो गया। तो बताया जा रहा है कि पिता गन्ने के खेत में मजदूरी कर रहा था और मासूम पास ही बैठा हुआ था। तभी अचानक बाघ ने हमला कर बच्चे को उठा लिया और गन्ने के खेत में ले गया। कुछ देर बाद ग्रामीणों को खेत के अंदर बच्चे का अध खाया हुआ शव बरामद हुआ, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजने से डरने लगे हैं। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर लखीमपुर खीरी में वन्य जीवों की बढ़ती आवाजाही और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर जालौन जिले में जीआरपी थाने के एक हेड कांस्टेबल ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से महज 8 सेकंड में रेल यात्री की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की। उरई रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच एक यात्री ट्रेन आते समय लापरवाही से रेलवे लाइन पार कर रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रेन को आता देख जीआरपी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल भीमसेन त्रिपाठी ने बिना एक पल गवाए अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ लगाई। उन्होंने पटरी पर खड़े यात्री को उठाया और उसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिया। यात्री के पूरी तरह सुरक्षित होते ही ट्रेन तेज गति से वहां से गुजर गई। इस पूरी घटना को स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यह साहसिक कार्य ऑपरेशन जीवन रक्षा अभियान के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य रेलवे परिसर में यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हेड कांस्टेबल की इस तत्परता और साहस से न केवल एक परिवार की खुशियां बची, बल्कि पुलिस विभाग की जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा का भी उदाहरण सामने आया है। उधर पीलीभीत जनपद के बीसलपुर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर लेखराज की दोबारा चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनाती को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान डॉक्टर लेखराज पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे थे। प्रसूता के इलाज में कथित लापरवाही के चलते गर्भ में बच्चे की मौत और रसिया खानपुर क्षेत्र में डेंगू से लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत के मामलों के बाद उन्हें पद से हटाया गया था। इसके बावजूद कुछ ही समय बाद फिर से उन्हें बीसलपुर के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक बना दिए जाने से लोगों में गहरा आक्रोश है। इस विरोध के बीच अब एक और पीड़ित प्रसूता अपने परिवार के साथ सरकारी अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गई है। पीड़िता का कहना है कि जब उसे लेबर पेन हुआ तब वो इलाज के लिए इसी सरकारी अस्पताल पहुंची थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी नवजात बच्ची और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी और न्याय की उम्मीद में अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिल सका। उसने उस समय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लेखराज को इस पूरे मामले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। पीड़िता का कहना है कि डॉक्टर लेखराज की दोबारा उसी पद पर तैनाती से उसके जख्म फिर से हरे हो गए हैं और ये उसके साथ हुए अन्याय को और गहरा कर रहा है। इसी वजह से वो अब विरोध में अस्पताल में धरने पर बैठी हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि अब तक स्वास्थ्य विभाग के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, जिससे पीड़ित परिवार और आम लोगों में नाराजगी और बढ़ती जा रही है। वहीं सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को स्कूल जा रही एक नाबालिग छात्रा के अपहरण की कोशिश की घटना सामने आई। पीड़िता ने बताया कि वो साइकिल से स्कूल जा रही थी और ग्राम अर्थलपुर के पास एक वैन में सवार लोग उसे जबरन गाड़ी में बिठा ले गए। रास्ते में पिरई नदी पुल के पास जब उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया तो आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और वैन के चारों तरफ घेरा बनाकर उसे घेर लिया। घबराकर अपहरणकर्ता वैन छोड़कर फरार हो गए और किशोरी सुरक्षित बाहर निकली। पीड़िता के पिता ने थाने जाकर नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने वैन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। किशोरी के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं एसपी अंकुर अग्रवाल ने कहा है कि मामला संदिग्ध है। उन्होंने बताया कि वैन का ड्राइवर स्कूल का परिचित था और छात्रा स्कूल जाने के लिए गाड़ी में बैठी थी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आज दिनांक 21/1/26 को थाना मिला सुल्तानपुर में अपराह्न के समय एक परिजनों द्वारा एक लड़की के परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि थाना मिला सुल्तानपुर क्षेत्र में लड़की स्कूल जा रही थी सुबह, जिसमें 2 पूर्व परिचित लड़कों द्वारा उसको किडनैप कर लिया गया। जिसकी सूचना पर तत्काल मौके पहुंचकर जांच की गई तो जांच से घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रही है। मुकदमा इस संबंध में तत्कालीन थाने पर लिखवाया गया है तथा घटना संबंधित सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई थाना मिला सुल्तानपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। आज दिनांक 21/1/26 को थाना मिला सुल्तानपुर में अपराह्न के समय एक परिजनों द्वारा एक लड़की के परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि थाना मिला सुल्तानपुर क्षेत्र में लड़की स्कूल जा रही थी सुबह, जिसमें 2 पूर्व परिचित लड़कों द्वारा उसको किडनैप कर लिया गया।
जिसकी सूचना पर तत्काल मौके पहुंचकर जांच की गई तो जांच से घटना प्रथम दृष्टया साधित प्रतीत हो रही है। मुकदमा इस संबंध में तत्कालीन थाने पर लिखवाया गया है तथा घटना संबंधित सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई थाना इमली सुल्तानपुर पुलिस द्वारा। वहीं सीतापुर से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है जिसमें ब्लॉक प्रमुख बेहटा कल्पना वर्मा समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि कोटे के राशन को ट्रक से ले जाते समय उसमें हेराफेरी की गई और कुछ खाद्यान्न चोरी हो गया। घटना की जानकारी कोटेदार ने दी, जिन्होंने बताया कि ट्रक चालक राशन में अनियमितता कर रहा था। कोटेदार ने इस मामले की शिकायत प्रशासन से की, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देशों पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है और जांच के दौरान ये देखा जा रहा है कि राशन में हेराफेरी और चोरी किस स्तर तक हुई है। रात में हमारा खाद्यान्न आया था हमारे राशन कोटे से। ये करीब हमारे वहाँ आया है 10:30 के आसपास ही हमारा चावल उतरा था। उसमें लेबर और ड्राइवर और लेबर ने दोनों की मिली भगत से ये राशन चोरी करी गई है। राशन की चोरी हुई है, चावल की चोरी करी गई है। जब हमें कुछ आशंका हुई, जिसके उपरांत हमने जब गाड़ी में जा करके देखा तो हमें कुछ बोरियां वहां से प्राप्त हुई। उसके बाद हमें कुछ बोरियां जो ट्रक ड्राइवर है उसकी सीट के पास से भी मिली और कुछ बोरियां छत के ऊपर भी पड़ी हुई हमें मिली। इसके बाद हमने जब उनसे लेबरों से कहा, उसके बाद लेबर और ड्राइवर वहां से भाग गए। रात में हमारा खाद्यान्न। वहीं सीतापुर के थाना तालगांव क्षेत्र में एक मासूम बच्चे पर आवारा कुत्ते के हमले से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चा खेल रहा था, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। हमले के दौरान कुत्ते ने बच्चे के कान को बुरी तरह से काट लिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। घटना के तुरंत बाद परिजन बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। बच्चे की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। इस घटना ने पूरे इलाके में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को लेकर नाराजगी जताई और प्रशासन से इस समस्या को जल्द से जल्दी नियंत्रित करने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है और स्वास्थ्य विभाग भी बच्चे के इलाज पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।